हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रेस पर। दोस्तों, सी टेट, यूपी टेट और सुपर टेट से संबंधित मनोविज्ञान की हमारी 13वीं क्लास है। इसके पहले की क्लास में हमने शैशवावस्था के बारे में डिटेल में पढ़ा था। आज की क्लास में हम बाल्यावस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल परीक्षा रेस को। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए परीक्षा रेस यूट्यूब चैनल को। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड के बारे में। बाल्यावस्था की जो एज होती है वो होती है 6 से लेकर 12 वर्ष। 6 से लेकर 12 वर्ष तक की आयु को बाल्यावस्था कहा जाता है। इसके कई सारे उपनाम हैं। कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने जो अपने कथन दिए हैं उसके अनुसार इसके कई सारे उपनाम हैं और इन उपनामों से अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। इसके पहले हमने शैशवावस्था के जो जितने भी प्रमुख उपनाम हैं उसके बारे में अध्ययन कर लिया था और सभी उसकी विशेषताओं के बारे में और सभी पक्षों के विकास के बारे में। आज के इस वीडियो में हम बाल्यावस्था के उपनाम, इसके विशेषताएं और इसके जितने भी विकास के पक्ष हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। बाल्यावस्था के उपनाम के बारे में अगर हम देखें तो बाल्यावस्था को निर्माणकारी अवस्था कहा जाता है, क्योंकि बाल्यावस्था वह अवस्था होती है जब बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है। उससे भविष्य से जुड़ी हुई सारी कार्य की जितने भी गतिविधियां होती हैं सभी बाल्यावस्था से प्रारंभ होती है, इसलिए इसे निर्माणकारी अवस्था कहा जाता है। बाल्यावस्था को संग्रह काल भी कहा जाता है। बाल्यावस्था में यानी 6 से लेकर 12 वर्ष की वह आयु होती है जब बालक जितने भी वस्तुएं पाता है खेलने से संबंधित उन सबको इकट्ठा करके अपने पास रख लेता है, यानी और उसका जो बैग होता है, बैग में इतना सारा सामग्री वो भर लेता है कि उसके बैग को अजायब घर कहा जाता है। और मिथ्या परिपक्वता के काल कहा जाता है। जो बालक होता है, ये बाल्यावस्था का आयु का जो बालक होता है उसे लगता है कि वह एक मैच्योर हो चुका है, वह किसी भी कार्य को अच्छे से जानता है, वह किसी भी कार्य को कर सकता है और किसी भी जो कार्य में अगर उसका विचार लिया जाता है तो इस सब के बारे में वो सोचता है कि वो बहुत ही परिपक्व है, वह मैच्योर हो चुका है, लेकिन वह उसकी वो मिथ्या होती है, इसलिए उसे मिथ्या परिपक्वता कहा जाता है। और बाल्यावस्था को अनोखा काल भी कहा जाता है। बालक जो है अनोखा काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह वह अवस्था होती है जब बालक अनोखे कार्य करता है, मतलब कि वो क्रिएटिव वर्क में बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, वो तरह तरह के कार्यों में अपनी रुचि दिखाता है और समय समय पर उसके जो कार्य होते हैं उसकी जो रुचि होती है वो बदलती रहती है, इसलिए उसे अनोखा काल भी कहा जाता है। निरुद्देश्य भ्रमण काल, आप देखते होंगे जो बाल्यावस्था के आयु के जो बालक होते हैं, जो 6 से लेकर 12 वर्ष या फिर 6 से लेकर 10 वर्ष तक के जो आयु के बच्चे होते हैं, ये अपने ग्रुप में होते हैं तो ये टहलते रहते हैं। जैसे दोपहर का समय है, गर्मी है, सभी घर के लोग सो रहे हैं, लेकिन ये चुपके से निकल जाएंगे घर से और जाकर टहलेंगे, मतलब बिना किसी उद्देश्य के टहलते जाएंगे कि कहीं कोई भी कुछ इंटरेस्टिंग मिल जाए, उन्हें आनंद मिल जाए, बस वो टहलते रहते हैं। और इसे वैचारिक काल भी कहा जाता है। और इसके साथ साथ यहाँ पे समलिंगी समूह, यानी बाल्यावस्था वह अवस्था होती है जिसमें लड़के लड़कों से दोस्ती करते हैं, लड़कियाँ लड़कियों से दोस्ती करती हैं। लड़कों का अपना समूह होता है, लड़कियों का अपना समूह होता है। लड़कियों का खेल अलग होता है, लड़कों का खेल अलग होता है। ये अपना अलग अलग खेल खेलते हैं और अपने अलग अलग समूह में रहते हैं, इसलिए इसे समलिंगी समूह काल कहा गया है। इसे मूर्त चिंतन अवस्था भी कहते हैं। यहाँ पे मूर्त है। मूर्त चिंतन अवस्था मतलब कि वह अवस्था जिसमें बालक किसी भी वस्तु को सामने देखकर, प्रत्यक्ष रूप से देखकर तब उसके बारे में चिंतन करता है, तो उसे कहते हैं मूर्त चिंतन। जैसे आपके सामने कोई भी वस्तु रखी हो और उसके बारे में आप कोई चीज़ सोच रहे हो, वह होता है मूर्त चिंतन। अगर वही वस्तु आपके सामने ना हो, न केवल नाम लेने से, केवल उसका नाम ले लेने मात्र से आप उसके बारे में चिंतन प्रारंभ कर दें, तब वो होता है अमूर्त चिंतन। लेकिन जो बाल्यावस्था होती है यह मूर्त चिंतन की अवस्था होती है। इस अवस्था को कहा जाता है नेता, मतलब कि नेता बनने की इच्छा। इस अवस्था में बालक को नेता बनने की इच्छा होती है। जैसे अगर उसे समूह में कोई कार्य दिया जाता है तो बालक सोचता है कि मैं उस समूह का जो है नेतृत्व करूं, मैं उस समूह का लीडर बनूं, उसके अंदर जो है नेता बनने की चाहत होती है। उसके बाद आता है खेलों की अवस्था। 6 से लेकर 12 वर्ष तक की वह अवस्था होती है जब बालक ऐसा कोई खेल नहीं होता है जिसे वह न खेलना चाहता हो, या फिर बालक यह वह अवस्था होती है
जब बालक ऐसा कोई खेल ही नहीं हो जिसे ना खेल पाने, मतलब कि इसे कहा जाता है खेलों की अवस्था, जिसे गेम एज भी कहते हैं। और टोली की अवस्था, इस अवस्था में बालक समूहों में रहते हैं, इसलिए उसे टोली की अवस्था या फिर गैंग एज भी कहा जाता है। और निश्चिंता का काल कहा जाता है, इस अवस्था में बालक को किसी भी चीज़ की कोई चिंता नहीं होती है, इसलिए इसे निश्चिंता की काल कहा जाता है। तो ये है बाल्यावस्था के प्रमुख उपनाम, इनके बारे में आप लोग एक दो बार अच्छे से देख लीजिए और ध्यान में रखिए। शैशवावस्था के और बाल्यावस्था के जब उपनामों को आप एक साथ पढ़ेंगे तो आपको दोनों में अंतर समझ में आ जाएगा। किशोरावस्था की बात आएगी उसके तो आप देखने से ही उसको समझ जाएंगे कि ये किशोरावस्था की बात है। आइए आगे देखते हैं बाल्यावस्था से संबंधित जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं उनके विचार। स्ट्रैंग ने कहा है कि 10 वर्ष की आयु तक ऐसा कोई खेल नहीं जिसे बालक न खेलता हो। ये उन्हीं स्ट्रैंग का ही कथन है और ये कथन परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। तो स्ट्रैंग ने कहा है कि 10 वर्ष की आयु तक ऐसा कोई खेल नहीं जिसे बालक न खेलता हो। हेनरी कार्डवेल कुक, जिन्हें खेल विधि का जन्मदाता कहा जाता है, ये कहते हैं खेल एकमात्र ऐसा कार्य है जिसे बाल्यावस्था के लोग पूरे मन से करते हैं। यानी बाल्यावस्था वो अवस्था होती है जब बालक खेल में अपनी रुचि दिखाता है, और खेल ही एकमात्र ऐसा कार्य है जिसे बालक अपनी पूरी रुचि के साथ करता है, यानी अपने पूरे मन से करता है। इसके बाद आता है फ्रायड का कथन। फ्रायड कहते हैं बाल्यावस्था जीवन का निर्माणकारी अवस्था है, यानी इसी अवस्था में बालक के भविष्य से जुड़ी हुई सभी निर्माण जो होते हैं इसी अवस्था में होते हैं, और इस अवस्था के बालक जो होता है वो क्रिएटिव होता है, निर्माणकारी भी होता है। तो ये दोनों भी चीज़ें आप जोड़ के देख सकते हैं कि बाल्यावस्था का जीवन निर्माणकारी अवस्था है, ये कहा है फ्रायड ने। इसके बाद बात आती है वैलेंटाइन की। वैलेंटाइन ने कहा है बाल्यावस्था जीवन की नई दिशा देने वाली अवस्था है जिसमें बालक आदतों का निर्माण करता है। यानी बाल्यावस्था जीवन को नई दिशा देने वाली अवस्था है। इस अवस्था में बालक जो है विद्यालय जाना प्रारंभ करता है, उसकी आदत में आ जाता है कि वह अब डेली विद्यालय जाएगा। डेली जो है 6 से 8 घंटे जो भी समय होगा उतने समय तक विद्यालय में रहेगा, जो भी चीज़ पढ़ाया जाएगा वो उसे पढ़ेगा, जो उसका होमवर्क दिया जाएगा होमवर्क करेगा, जो भी खेल खिलाया जाएगा वो खेल खेलेगा। यानी उसके जो है डेली रूटीन में उसके आदतों का निर्माण किया जाता है। इसलिए वैलेंटाइन ने कहा है कि बाल्यावस्था जो है जीवन की वो अवस्था है जिसमें बालक के अंदर आदतों का निर्माण किया जाता है। किलपैट्रिक का कथन है बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था होती है। प्रतिद्वंदात्मक का मतलब होता है कि बालक, जैसे दो बालक हैं, दो बालकों के बीच में अपना एक द्वंद्व होगा। समाजीकरण की ये बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था है, यानी अगर कई सारे बालक हैं या फिर दो बालक हैं, उनके अंदर जो है प्रतिद्वंद होगा, यानी वो एक दूसरे से बेहतर करना चाहते हैं, समाज से ज़्यादा अच्छा तालमेल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि समाज उन्हें ज़्यादा मान्यता दे, वो चाहते हैं कि समाज में उनकी ज़्यादा स्वीकृति हो, इसलिए उसे बाल्यावस्था को द्वंद्वात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा है किलपैट्रिक ने। इसके बाद बात आती है रॉस की। रॉस ने कहा है बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता या फिर छदम परिपक्वता की अवस्था होती है, यानी बालक परिपक्व न होते हुए भी खुद को परिपक्व समझने लगता है, ऐसी उसकी मिथ्या होती है, उसे भ्रम होता है। कार्ल एवं ब्रूस ने कहा है बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। कॉल है, यानी कार्ल एवं ब्रूस ने कहा है कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। तो ये है महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक जिन्होंने बाल्यावस्था के बारे में ये सब चीज़ें बताई हैं, और यही सब चीज़ें अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है, इससे बाहर कुछ आने की संभावना नहीं होती है। तो आप लोग इसे अच्छे से रिवीजन करें, अच्छे से पढ़ाई करें। आइए आगे देखते हैं बाल्यावस्था में जो विकास होता है, विकास के बारे में। जैसे बाल्यावस्था का जो विकास होता है इसका जो परिवर्तन होता है मंद गति से, अर्थात बाह्य रूप से कम नज़र आता है। जैसा हमने अध्ययन किया है, करते होंगे, आप लोग भी किए होंगे कि शैशवावस्था में शारीरिक विकास तेज गति से होता है, बाल्यावस्था में विकास लगभग रुक जाता है, बाल्यावस्था के पश्चात किशोरावस्था में पुनः तेज़ी से वृद्धि होने लगती है। तो इसीलिए जो है बाल्यावस्था को कहा गया कि इस अवस्था में जो परिवर्तन होता है इतना मंद गति से होता है कि बाहर वो नज़र ही नहीं आता है। यानी शैशवावस्था में जो विकास हुआ रहता है केवल उसका एक मैच्योरिटी होती है, उसी का विकास का उसी स्तर पर उसका विकास एक अस्थायी रूप प्रदान करता है, वो बाहर से नज़र नहीं आता है। आगे है बालिकाओं में होने वाली प्रगति बालकों की अपेक्षा तेज़ी से होती है। यानी
शुरुआती दौर में देखते होंगे बाल्यावस्था में बालिकाओं की जो गति होती है विकास की, वो बालकों की अपेक्षा अधिक होती है। किशोरावस्था में जाकर बालकों की जो विकास की गति होती है वो बालिकाओं से अधिक हो जाती है। इसके बाद है बाल्यावस्था के दौरान ही, यानी 6 से 12 वर्ष के दौरान ही जो दूध के दांत होते हैं, यानी जो अस्थायी दांत होते हैं, वो गिरने लगते हैं तथा स्थायी दांत बाहर आने लगते हैं। दूध के दांत अगर पूछ ले कितने होते हैं तो होते हैं 20 दांत होते हैं बालक के अंदर। जो दूध के दांत होते हैं जो बाल्यावस्था में यानी 6 से 12 वर्ष की अवस्था में ये टूटकर गिरने लगते हैं और इनकी जगह पर स्थायी दांत आने लगते हैं। इसके बाद है इस अवस्था में बालक विद्यालय कार्य यानी खेल कूद सृजनात्मक कार्य करने लगता है। बालक बिल्कुल बाल्यावस्था का जो बालक होता है वो क्रिएटिव होता है, वो नई नई चीज़ें सीखते रहता है, खुद से खिलौने का निर्माण करता रहता है। घर वाले कोई कार्य करते हैं तो वो भी देखकर उसे करने का प्रयास करता है। इस अवस्था में जो बालक होता है वो विद्यालय का जो खेल कूद होता है उसमें भाग लेता है, सृजनात्मक कार्य करता है। तो ये सब बाल्यावस्था की विशेषताएं होती हैं। इसके बाद घर वालों की अपेक्षा मित्र मंडली पर ज़्यादा भरोसा करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि किस अवस्था के बालक जो है मित्र मंडली पर परिवार से ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो ये है बाल्यावस्था के बालक अपने परिवार से ज़्यादा अपनी मित्र मंडली पर भरोसा करने लगते हैं। और इसी अवस्था में बालक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चोरी करना, झूठ बोलना, इन जैसे आदत उसके अंदर निर्माण होने लगता है। यानी बालक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चोरी भी करेगा और आवश्यकता पड़ने के बाद मतलब एकदम साफ साफ झूठ भी बोल देगा। अब अगर कोई भी गलती हुई है तो अपना इल्ज़ाम तुरंत दूसरे बालक पर लगा देगा। तो ऐसी अवस्था ये बाल्यावस्था की विशेषताएं होती हैं। इसके बाद अगर हम आगे देखें, बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास का तात्पर्य होता है कि जो भी भावनाएं होती हैं उन भावनाओं का जो बाहर प्रकाशन होता है वही होता है संवेग। यानी कि आपके अंदर कोई भी विचार उत्पन्न हो रहा है, अगर वो विचार आपके मस्तिष्क में ही रह जाता है, आप उसे बाहर प्रदर्शित नहीं कर देते हैं, तो होता ही आपकी भावना। अगर आप अपनी भावना को बाहर प्रदर्शित करते हैं तब वो बन जाता है आपका संवेग, और उस संवेग के दौरान आप जो भी कार्य करते हैं वो आपकी होगी मूल प्रवृत्ति। तो बुद्धि बाल्यावस्था में जो संवेगात्मक विकास है इसमें बुद्धि विकास के साथ साथ संवेग नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर अग्रसर होने लगते हैं। शैशवावस्था का जो संवेग था वो नकारात्मक था, क्योंकि और नकारात्मक के साथ साथ अस्थायी भी था। नकारात्मक इसलिए होता है क्योंकि बालक हमेशा किसी चीज़ को जिद लेकर, किसी चीज़ को पाने की जिद या फिर किसी भी चीज़ की जिद करता है, इसलिए उसका जो संवेग होता है नकारात्मक होता है। उसमें ज़्यादातर वो रोने का भाव प्रदर्शित करता है, जबकि बाल्यावस्था में धीरे धीरे जो उसका नकारात्मक संवेग होता है वो सकारात्मक की तरफ अग्रसर होने लगता है। और इसके साथ साथ आनंद, उल्लास, सुख आदि का विकास होता है। अब बालक जो है आनंद मतलब प्राप्त करना चाहता है, उल्लास में जीना चाहता है यानी खुशी से जीना चाहता है, सुख का मतलब सुख की प्राप्ति करना चाहता है। इन सब का विकास उसके अंदर होने लगता है। और इसके बाद बच्चों में द्वेष की भावना देखने को मिलती है। इस अवस्था में बच्चों के अंदर जो है एक तरीके से कह सकते हैं प्रतिद्वंदात्मक उसकी जो होती है कि एक बच्चा है और मान लीजिए 2 बच्चे हैं आपस में, किसी बच्चे को अगर कोई चीज़ दी जा रही है तो दूसरा बच्चा तुरंत जो है वो मतलब उसका कह सकते हैं कि विरोध करने लगेगा, या फिर वो चाहेगा कि उसे भी सेम चीज़ मिले। तो दोनों के अंदर टकराव की स्थिति होती है। बच्चा, हालांकि वो दोनों बालक साथ में ही रहेंगे, अभी या थोड़ी देर बाद वो दोनों फिर से साथ में हो जाएंगे, लेकिन उस समय दोनों एक दूसरे के एकदम अपोजिट होंगे, एक दूसरे के कट्टर विरोधी होंगे। ऐसे होते हैं, मतलब ऐसी भावना उनके अंदर देखने को मिलती है, द्वेष भावना जिसे कहते हैं। इसके बाद इच्छा की पूर्ति न होने पर निराशा उत्पन्न होती है। तो बाल्यावस्था में अगर बालक की किसी भी इच्छा की पूर्ति नहीं की जाती है तो आप देखते होंगे वो बालक जो है मतलब कि निराशा उसके अंदर आ जाती है। वो चुपचाप एकांत में जाके बैठ जाएगा, किसी से नहीं बात करेगा। तो उसके अंदर ऐसी भावना होती है, वो चाहता है कि उसकी इच्छाओं की पूर्ति हो, उसके अंदर का जो जिज्ञासा है उसकी शांति हो, मतलब कि वो चाहता है कि उसकी स्वीकृति हो, जो कुछ भी वो चाहता है उसे मिलता जाए, ऐसी उसकी इच्छा होती है। इसके बाद है असफलता से पर्याप्त भय बना रहता है। प्रत्येक अवस्था के अपने अपने एक भय होते हैं। जैसे शैशवावस्था में वर्तमान का भय होता है, जो 6 वर्ष तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक के साथ कोई न कोई दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है, तो इसलिए इसे कहा जाता है कि वर्तमान का भय।
वर्तमान में बालक के साथ कोई घटना न घटित हो, इसलिए उसे शैशवावस्था में वर्तमान का भय होता है। बाल्यावस्था में असफलता का भय होता है। जैसे बालक को कोई भी गृह कार्य दिया गया है, मान लीजिए वह गृह कार्य करके नहीं गया है विद्यालय में, अब उसके अंदर जो भय होगा वो होगा असफलता का भय, या फिर परीक्षा में वो कम नंबर पाएगा तो उसे पता है कि उसकी पिटाई होगी, तो परीक्षा में फेल होने का भय। तो ये सब भय का जो कारण होता है ये बाल्यावस्था का होता है। किशोरावस्था की बात आती है तो किशोरावस्था में भविष्य का भय होता है। सबसे बड़ा भय तो किशोरावस्था का भय होता है, जब बालक अब इस राह पर पहुंचता है कि उसे भविष्य में क्या करना है, क्या बनना है, कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, कैसे परिवार चलाना है, कैसे परिवार का भरण पोषण करना है। तो अपने भविष्य का जो भय होता है वो होता है किशोरावस्था का भय। तो ये तीनों अवस्थाओं के अपने अपने भय हैं, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद बात करें बाल्यावस्था में सामाजिक विकास क्या क्या होता है। बाल्यावस्था का जो बालक होता है वो बहिर्मुखी होता है, यानी उसके अंदर जो भी बात आती है, उसके मन में जो भी बात आती है, वह बिना किसी लेट लतीफ़ किए या फिर बिना ज़्यादा उस पर विचार किए तुरंत अपनी बातों को बोल देता है। इसलिए उसे कहा गया है कि बहिर्मुखी बालक जो होता है वो बहिर्मुखी होता है। और खेल खेल में सामाजिक विकास, खेल के माध्यम से बाल्यावस्था में कहा गया है कि खेल का मैदान ऐसी स्थान होता है जहाँ बालक के सभी पक्षों का विकास होता है। शारीरिक विकास मतलब शारीरिक विकास हो, चाहे मानसिक विकास हो, संवेगात्मक विकास हो, सामाजिक विकास हो, ये सभी विकास जो होते हैं वो बाल्यावस्था के जो है वो खेल के मैदान में होते हैं। खेल के मैदान में क्या होता है कि कई तरीके के बच्चे होते हैं, कई पृष्ठभूमि से, कई परिवार से अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चे आते हैं। बालक उन सभी बच्चों से मतलब उनसे बच्चों के साथ अनुक्रिया करता है, उनके साथ इंटरेक्शन करता है, एक दूसरे से अपनी बात को शेयर करता है। तो इसके दौरान जो है उसका जो सामाजिक विकास है वो होता है। और उसके बाद बात करें परिवार के रहन सहन से सामाजिक विकास। अगर परिवार का रहन सहन अच्छा होता है तो बालक का सामाजिक विकास भी अच्छा होता है। अगर परिवार का रहन सहन ही अच्छा नहीं होता है तो उसका सामाजिक विकास वो समाज से जुड़ नहीं पाता है, अपने आप को पिछड़ा हुआ या फिर उपेक्षित महसूस करता है। और इसके साथ साथ बालक के सामाजिक विकास पर समाज का प्रभाव पड़ता है। बालक किस प्रकार की सोसाइटी में रह रहा है, किस प्रकार के समाज में रह रहा है, वहाँ पे कैसे लोग रह रहे हैं, इन सब का प्रभाव जो है बालक के सामाजिक विकास पर पड़ता है। इसके बाद अब बात आती है मित्र समूह की। मित्र समूह से बालक के अंदर सहयोग की भावना का विकास होता है, मित्रता की भावना का विकास होता है, सद्भाव होता है, सम्मान होता है, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। इन सभी भावनाओं का विकास जो है वो मित्र समूह के माध्यम से होता है, यानी जो उसकी फ्रेंड सर्कल होते हैं उनके माध्यम से सहयोग का, मित्रता का, सद्भाव का और सम्मान का भाव बालक के अंदर विकसित होता है। अब नकारात्मक मन का आरंभ जो है इसी अवस्था में प्रारंभ हो जाता है। नकारात्मक मन मतलब कि सामाजिक विकास में जो नकारात्मक मन होता है, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, बहाने बनाना। जैसे अब बालक को गृह कार्य दिया गया था, बालक गृह कार्य करके नहीं आया है, अब वह एकदम साफ साफ बहाने बनाना शुरू कर देगा, झूठ बोलना शुरू कर देगा कि किस तरीके से। कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो साल भर में कम से कम 2-3 बार अपने दादाजी को, 2-3 बार अपनी नानी को, 2-3 बार अपने नाना को उनको बोल देते हैं कि इनका आज हमारे नाना जी एक्सपायर हो गए थे इसलिए हम होमवर्क नहीं करके आए, हमारे दादाजी एक्सपायर हो गए थे हम होमवर्क नहीं करके आए। इतने सारे बहाने बताने के चक्कर में वो इन सबको निपटा देते हैं। और झूठ बोलने की तो एकदम महारत हासिल हो जाती है इन्हें, एकदम सफ़ेद झूठ बोलेंगे। और चोरी करेंगे उसका आरोप तुरंत दूसरे बालक पर लगा देंगे। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस सब चीज़ों को जायज़ मानते हैं, बोलते हैं कि अगर चोरी करने से हमारा काम हो जा रहा है तो कोई बात नहीं, हम चोरी कर लेते हैं। और इसमें जो होते हैं समलिंगी भावना होती है, यानी बालक है तो वो बालक के साथ रहना पसंद करता है, बालिका है तो बालिका के साथ रहना पसंद करती है। दोनों का अपना अपना अलग अलग समूह होता है, दोनों अलग अलग खेल खेलते हैं और अपने समूह में रहना पसंद करते हैं। इसके बाद बात करें बालक स्वयं मित्र का चयन करता है और उनके आदर्शों तथा उनके मध्य होने वाले विचारों का अपनाता है। जो बालक होता है वो अपना मित्र खुद बनाता है। वो किसी का मतलब अगर परिवार के सदस्य ऐसा नहीं है कि कहेंगे बेटा ये आज से तुम्हारे मित्र हैं, ऐसे नहीं होता है। बालक अपना मित्र खुद बनाता है। जैसे कई सारे बच्चे हैं, उन सब में सबके साथ वो अपना जो इंटरेक्शन करता है, अंतःक्रिया करता है, उसमें से जो बच्चा उसे पसंद आ जाता है, अगर दो बच्चे एक विचार के मिल जाते हैं तो दोनों एक दूसरे को अपना दोस्त बना लेते हैं। तो अपना दोस्त खुद बनाता है, अपने आदर्श, अपने विचार एक दूसरे से शेयर करते हैं।
इसके बाद बालक प्रशंसा की प्राप्ति हेतु तीव्र इच्छा रखते हैं। यानी जो बाल्यावस्था के बालक होते हैं, अगर आप उनकी प्रशंसा कर दें तो आप जो भी कार्य कहें वो करने को तैयार रहते हैं। जैसे आप किसी बालक से बोले कि आप तो बहुत अच्छे मतलब आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, आपके जैसा कोई नहीं है, और उनका लड़का तो इतना गंदा है, वो ये गृह कार्य मतलब होमवर्क नहीं कर पाता है, आप अच्छे बच्चे हैं, आप तुरंत होमवर्क कर लेते हैं। आप देखेंगे बच्चे का मन नहीं रहेगा, फिर भी वो अपना होमवर्क तुरंत करना प्रारंभ कर देगा, क्योंकि इस अवस्था में ऐसी भावना होती है बच्चों के अंदर, वो चाहते हैं कि उनकी प्रशंसा की जाए। इसके बाद आता है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान दिखाना। यानी कि जो सामाजिक व्यवस्था होती है, बालक उनके प्रति सम्मान दिखाता है, बालक उनका पालन करता है और उनसे जुड़ा हुआ खुद को दिखाता है, और वो मतलब वो ऐसा जताना चाहता है कि वो समाज के सभी परंपराओं को, सभी नियमों को वो मानता है और उसका पालन करता है, उनका सम्मान भी करता है। इसके बाद आता है आज्ञा पालन करने वाला लगता है परंतु निर्णय नहीं ले सकता। मतलब कि इस अवस्था में जो बालक होता है अपने से बड़ों के आज्ञा का पालन करने लगता है, लेकिन यह वह अवस्था होती है जब अगर बात आती है कि बालक को खुद कोई डिसीजन लेना हो, वह निर्णय नहीं ले पाता है। यानी उसके अंदर मैच्योरिटी का अभाव होता है, वह केवल आज्ञा का पालन कर सकता है, निर्णय नहीं ले सकता। इस अवस्था में अच्छा लड़का मतलब अच्छी लड़की बनने का विचार होता है। यानी बालक चाहता है कि वह अच्छा लड़का बने। जैसे अभी आपकी फैमिली के है, आप परीक्षा में कुछ कम नंबर ला रहे हैं या फिर कोई कार्य आप अच्छे से नहीं कर रहे हैं, तुरंत आपको उदाहरण दिया जाएगा कि पड़ोस वाले जो अंकल हैं उनका लड़का जो है ऐसे ऐसे कार्य करता है, वो बहुत अच्छा लड़का है। तो जो आपके यहाँ बालक होगा उसके अंदर वो जिज्ञासा होगी, वह भी चाहेगा कि वह भी अच्छा लड़का बनकर दिखाए, वो भी अच्छा लड़का बनने का प्रयास करता है। और लड़कियाँ होती हैं वो चाहती हैं कि वो अच्छी लड़की बने। तो ये बाल्यावस्था की विशेषता होती है। इसके बाद आता है बाल्यावस्था व्यक्तित्व निर्माण की अवस्था है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये पंक्ति है, ये लाइन परीक्षाओं में पूछी जाती है कि बाल्यावस्था जो है वह व्यक्तित्व निर्माण की अवस्था है। इस अवस्था में बालक कैसे व्यक्ति को अपना आदर्श बनाता है, किस प्रकार के व्यक्ति को फॉलो करता है, किस प्रकार के व्यक्ति का अनुसरण करके वो चीज़ को सीखता है, अपने व्यक्तित्व का निर्माण किस तरीके से करता है, यह उसी की अवस्था होती है। इस मतलब कह सकते हैं कि बाल्यावस्था जो है व्यक्तित्व निर्माण की अवस्था है। तो आज हमने जो है बाल्यावस्था के बारे में अध्ययन कर लिया है। कल हम देखेंगे किशोरावस्था के बारे में। हमने इसके पहले की क्लास में शैशवावस्था के बारे में अध्ययन किया, आज की क्लास में बाल्यावस्था के बारे में अध्ययन किया। बाल्यावस्था हो चाहे शैशवावस्था हो, दोनों अवस्थाओं में हमने उसके जो उपनाम होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण उपनाम ही होते हैं। शैशवावस्था बाल्यावस्था दोनों के उपनाम पढ़ लिए हैं, और दोनों से संबंधित जो महत्वपूर्ण विचार हैं मनोवैज्ञानिकों को, उनको पढ़ लिया है। और उनका जो विकास होता है, उनका जो संवेगात्मक विकास है, सामाजिक विकास है, चाहे शारीरिक विकास है, इन सब के बारे में अध्ययन कर लिया है। अब अगली क्लास में हम देखेंगे किशोरावस्था के बारे में। यानी जो हमारी अगली क्लास होगी वो होगी किशोरावस्था से संबंधित। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।